Hello friends, so this is the part 2 of our chapter Biotechnology Principle and Processes, जिसमें हम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। So let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से conceptual डेवलपमेंट हुआ हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप जब ये जानेंगे कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह से एडवांटेज है ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि कुछ एडवांटेजेस होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि एसेक्सुअल में नहीं देखे जाते हैं। द फॉर्मर provides opportunity for variations and formulation of unique combination of genetic setup। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ये क्या करता है कि हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा जो हमारे जो फॉर्मुलेशंस हुए हैं, यानी कि जो नया स्पीशीज़ बना है उसके अंदर जो है नया ऑर्गेनिज्म बना है, हम कह सकते हैं उसके अंदर कुछ वेरिएशन देखा जाता है उसके जेनेटिक मेकअप में, यानी कि जेनेटिक सेटअप जो है उसके अंदर डीएनए और आरएनए है उसमें वेरिएशंस देखे जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल फॉर टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। जो कि वेरिएशन जो है हमारी जो पॉपुलेशन है या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वेरिएशन जो है बहुत ज़रूरी है होना। ठीक है, asexual reproduction preserves the genetic information while सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है प्रिजर्व रहती है, यानी कि जो उसका पेरेंट्स है उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर भी सेम आएगी। ठीक है, सेम यानी कि सेम इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी फर्दर। ये भी आगे जा कर के जब ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे तो उनमें भी वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम ही जाएगी। बल्कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केसेस की बात करें तो उनके जो चाइल्ड होते हैं यानी कि उनका जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर कुछ वेरिएशंस होती है। अब हम ही देख लो कि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स जिस तरह से दिखते हैं हम सेम तो उनकी कॉपी है नहीं, हमारे अंदर बहुत सारे वेरिएशंस है। हम बात करें हमारे बोलने के तरीके में, हमारे जो बिहेव करने के तरीके में, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा अपीयरेंस जो है वो सेम हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या आ गई वेरिएशंस आ गई। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ जाती है वेरिएशंस आ जाती है, हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं हमारे पेरेंट्स के। Now traditional hybridization procedures used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो होती है जो कि प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में की जाती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिज़ायर्ड जीन, यानी कि वो जो अनडिज़ायरेबल जीन है वो जो हमारे काम का नहीं है उसका भी क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन होता जाता है अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड जीन, यानी कि जो हमारे काम का जीन है उसके साथ साथ क्या होता है जो अनडिज़ायर्ड जीन जो प्रेजेंट है ना उसका भी मल्टीप्लिकेशन और इंक्लूजन होते जाता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, दिस टेक्निक The technique of genetic engineering, which includes creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer। अब जो टेक्निक होती है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, एक तो रिकम्बिनेंट डीएनए आता है। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है, ऐसा डीएनए जिसमें हमने हमारा डिज़ायर्ड जीन ऐड कर दिया है और उसको क्या कर दिया है हमने, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया है, चेंज कर दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं अल्टर कर दिया है। ठीक है, तो वो जो नया डीएनए बना उसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। और यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का यूज़ कैसे होता है आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही जीन ट्रांसफ़र के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओवर दिस लिमिटेशन एंड अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिज़ायर्ड जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टेक्निक्स थी ना रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, ये सारी जो चीज़ें थी इसके ये क्या करती है, ये जो लिमिटेशन है ना कि वो अनडिज़ायर्ड जीन भी हमारे
डिज़ायर्ड जीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये चीज़ को कौन रोकती है? ये तीनों टेक्निक्स रोकती है और अलाउ करती है कि हमारा सिर्फ जो टारगेट जीन है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है ना, उसको ही हम सिर्फ आइसोलेट कर पाए और इंट्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, टू द सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन। और उसके साथ मतलब हमें सिर्फ डिज़ायरेबल जीन ही मिलेगा और अनडिज़ायरेबल जीन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टेक्निक्स की मदद से ये वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया कि हमारा जो अनडिज़ायर्ड जीन है, यानी कि बिना काम का जो जीन है, वो भी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ DNA which is somehow transferred into the alien organism, ठीक है। यानी कि आपने कभी मतलब ये सोचा है कि जो पीस ऑफ DNA है वो ट्रांसफ़र किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी एलियन ऑर्गेनिज्म, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा है? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. अब ये जो पीस ऑफ DNA हमने लिया है वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता किसी भी प्रोजेनी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रोजेनी सेल्स में वो DNA जो है वो खुद से नहीं मल्टीप्लाई हो सकता है। बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट DNA। देखो ये जो DNA है ना, इसके पास खुद के पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने आप से डिवाइड कर पाए, बट अगर वो इंटीग्रेट हो जाए जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इसका मतलब क्या है कि वो जो होस्ट का जो DNA ना वो उसके साथ ही मतलब मिल जाए तो वो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि एस्टेरिशिया कोलाई लेते हैं, उसमें हम एक प्लाज्मिड को जब इंसर्ट करते हैं तो प्लाज्मिड जो है वो उसका दूसरा DNA हो गया। उसका जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास खुद का भी तो अपना DNA है ना, तो वो DNA जब प्रेजेंट होगा उसकी प्रेजेंस में ही ये जो दूसरा DNA है वो मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये लाइन समझ ली। अब दिस इज़ बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द एलियन पीस ऑफ DNA हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वो जो एलियन पीस ऑफ DNA जो हमने लिया वो क्या है, वो क्या बन गया है? क्रोमोसोम का एक पार्ट बन गया है, विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो उसके पास एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर पाए, ठीक है। देखो कि जैसे कि ये हमारा DNA है, सॉरी इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा DNA है लेट से, ठीक है। तो ये DNA में क्या होगा कि हमने हमारा डिज़ायर्ड जीन जो ऐड किया, मतलब कि हमने जो बाहर से हमने जीन डाला इसमें, मान लो कि ये हमारा यहाँ पे कहीं जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये आगे, ये पूरा एक पार्ट हो गया ना DNA का ही, तो इसके पास एबिलिटी होगी कि वो आगे जा कर के फर्दर और DNA यानी कि रेप्लिका बना सके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। इन अ क्रोमोसोम देयर इज़ अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ पेयर ऑफ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर इज DNA सीक्वेंस बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो उन्हीं जो DNA सीक्वेंस जो प्रेजेंट होते हैं ना उनको ही क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होगी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। वही मतलब कि जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस यानी डिवाइड होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। देयरफॉर for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it is need to be part of a chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। इसका मतलब ये है कि किसी भी alien piece of DNA जो हमने बाहर से जो DNA का पीस हमने ऐड किया है उसको जो है मतलब कि ज़रूरी होना चाहिए कि वो एक क्रोमोसोम का पार्ट हो, यानी कि वो जो क्रोमोसोम है उसके अंदर वो DNA प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। DNA जब प्रेजेंट होगा तो ही वो आगे जाकर के क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है मतलब कि उसमें जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। वही बात जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। दस एन एलियन DNA इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
तो जो एलियन डीएनए है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे से लिंक हो जाएगा, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमने उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को हमने डाला है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट या फिर मल्टीप्लाई होगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, और उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करेगा। दिस कैन ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग। तो यही प्रोसेस जो है उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। वही मैंने जो आपको बताया कि सेम आइडेंटिकल कॉपी जो है उसकी डीएनए की बनेगी, ठीक है, ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। आई होप आपको क्लोनिंग समझ आ गया होगा। क्लोनिंग कुछ नहीं होता है, बेसिकली यही होता है कि डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करना जो कि आइडेंटिकल होगी पुराने वाले डीएनए से, ठीक है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि हम बनाते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। मतलब कि जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो कैसे बना था, बाय लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कि मान लो ये जीन है जो कि क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जो कि मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने ये ली, ठीक है, उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, एक प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। देखो ये एक प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड में हमने हमारा ये डिज़ायर्ड यानी कि हम बोल सकते हैं ये जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो हमने ऐड कर दिया। अब ये जो है प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम के बाहर पाया जाता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोलते हैं। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा सर्कुलर डीएनए भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये सर्कल शेप का डीएनए होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड में हमने क्या कर दिया, ये जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमने इसको किसकी मदद से ऐड किया, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने यहाँ से इसको कट किया और फिर इसको चिपकाया किसकी मदद से, यानी कि इसमें ऐड किसकी मदद से किया हमने, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पे हमने ऐड किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज की मदद से हमने इसको चिपका दिया। यानी कि लाइगेज क्या करता है, उसको ग्लू का काम करता है, किसी भी चीज़ को चिपकाने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारे प्लाज्मिड के अंदर क्या डाल दिया, ये डिज़ायर्ड जीन डाल दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमने ये जो डिज़ायर्ड जीन था उसको हमने काय में, मतलब किस चीज़ में हमने डाला, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था सैल्मोनेला, ये मतलब ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो था, इस बैक्टीरिया के अंदर, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसके अंदर हमने ये जो हमारा प्लाज्मिड था जिसके अंदर हमारा ये डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट है वो हमने इसमें डाल दिया। अब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा ना तो उसके साथ में क्या, ये जो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास दो बैक्टीरिया बन गए जिसके अंदर दोनों के अंदर ही प्लाज्मिड प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारा डिज़ायर्ड जीन है। तो पहले हमारे पास एक जीन प्रेजेंट था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो बोलते हैं हम उसको, वो था। अब हमारे पास क्या हो गया, एक और एक, दो जीन हमको मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड होते जाते हैं और हमको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमारे जेनेटिक मटेरियल की मिलती जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देखो जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं, लेट्स से। अब हम आगे पढ़ते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे स्टैनले कोहेन और एक थे हर्बर्ट बोयर।
अकम्प्लिश दिस इन 1972। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने वही किया था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी उसको कट किया था एक पीस ऑफ डीएनए से, ठीक है, फ्रॉम अ प्लाज्मिड, यानी कि एक प्लाज्मिड में ही जो वो उसका ये वाला जो दूसरा प्लाज्मिड था ना उसमें जिसमें ये डिज़ायर्ड जीन थी जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रही थी, वो उसको क्या किया उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसको कट किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि एस्चेरिशिया कोलाई जो है दूसरा तरह का बैक्टीरिया है एस्चेरिशिया कोलाई, उसके अंदर ये जो है इसको जीन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जीन ने इसके साथ मतलब कंबाइन किया इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ और उसी तरह से फिर इसके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ती गई, ठीक है। विच हैज़, चलो हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हमने चित्र दिया है इसमें। देखो अब ये सैल्मोनेला टाइफी वाला आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इन्होंने स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने ये एक्सपेरिमेंट 1972 में किया था। इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट किया था डीएनए में से, ठीक है, कोई से भी एक प्लाज्मिड में से, ठीक है, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि जीन था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मैंने आपको बताया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, जो कि जीन, जैसे कि मान लो ये जीन है, इसको यहाँ से हमको ये वाला पार्ट चाहिए तो ये यहाँ से इसको कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसी की मदद से कटिंग ऑफ डीएनए पॉसिबल हो पाता है। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, फिर इसको जो कट पार्ट हमने लिया था ये डीएनए का, इसको हम दूसरे प्लाज्मिड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर। देखो वेक्टर का मतलब कि जो डीएनए प्लाज्मिड है ना, ये क्या करता है, एक तरह से वेक्टर का काम करता है। देखो वेक्टर का रोल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। वेक्टर मान लो कि कोई सा भी व्हीकल का काम क्या होता है, जैसे कि ऑटो है, कार है, ठीक है, स्कूटी है, ये सारी चीज़ें, बस वगैरह, ट्रेन, जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह से हमको दूसरे पर्टिकुलर जगह में पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह से ये जो प्लाज्मिड है ये भी यही काम करता है कि ये ट्रांसफ़र करता है हमारे जेनेटिक मटीरियल को, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, टू ट्रांसफ़र द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट, यानी कि इसमें जो डीएनए अटैच्ड है इसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट एज अ इंसेक्ट वेक्टर, यानी कि मॉस्किटो क्या करता है, एक तरह से इंसेक्ट वेक्टर का काम करता है। ये क्या करता है, जो मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट होता है ना ह्यूमन बॉडी में, वो क्या करता है, एक ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया हो रखा है, अगर वो मलेरियल पर्सन को ये मॉस्किटो ने क्या कर लिया, यानी कि इसका ब्लड सक किया, तो इसके साथ में जो मलेरिया का पैरासाइट है वो मॉस्किटो के ऊपर आ जाएगा। फिर ये जब दूसरे हेल्दी पर्सन को ये जब काटेगा ना मॉस्किटो, तो ये जो दूसरा पर्सन है ये भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और इसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो मॉस्किटो था, ठीक है, मॉस्किटो ने क्या करा, एक हेल्दी पर्सन से दूसरे अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये बीमारी को पहुंचा दिया। तो इसने क्या करा, एक तरह से इंसेक्ट वेक्टर का काम किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, मॉस्किटो क्या है, हमारा इंसेक्ट वेक्टर होता है जिसने मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन बॉडीज़ में। इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज एज अ वेक्टर। तो ये जो प्लाज्मिड है ना, ये भी एक तरह से वेक्टर का काम करता है टू डिलीवर द एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने ये डीएनए जो था इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ह्यूमन बींग्स मान लो या किसी भी, जैसे बैक्टीरिया है, एस्चेरिशिया कोलाई, सैल्मोनेला टाइफी, किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हमको वो डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए को डालना है, तो उसके लिए हमको कौन हेल्प करता है, प्लाज्मिड हेल्प करता है। प्लाज्मिड जो है एक तरह का वेक्टर होता है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन
with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो DNA ligase एंजाइम होता है वो क्या करता है, एक तरह से ग्लू का काम करता है, जो कि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट किया था, ये हमारा जो कट DNA है इसको हमारे दूसरे दूसरे प्लाज्मिड में हमको चिपकाने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा DNA लाइगेज एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा रोल हो गया DNA लाइगेज का, विच एक्ट ऑन द कट DNA मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड्स, और इनके दोनों जो एंड्स है इनको क्या कर देता है, जॉइन कर देता है यहाँ से। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA क्रिएटेड इन विट्रो नोन एज रिकम्बिनेंट DNA। तो देखो ये जो हमारा नया DNA बना है ना, ये वाला, ये क्या बन गया, हमारा रिकम्बिनेंट DNA बन गया, जिसमें हमने हमारा डिज़ायर्ड जीन ऐड कर दिया है और ये पूरी तरह से रेप्लिकेट करने के लिए तैयार है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस हुई हमारी, इसी को हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, when this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it would be replicate using a new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमने ये जो DNA है इसको हमने एक होस्ट में डाल लिया। होस्ट कैन बी Escherichia coli, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जो कि Salmonella typhimurium जैसा ही होता है। ठीक है, उसके अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, इनटू द न्यू होस्ट, जिसमें कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो हेल्प करेगा कि उसकी जो कॉपी है, ये DNA की नंबर ऑफ कॉपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन एस्टेरिशिया कोलाई इज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इन ई कोलाई। देखो जो एस्टेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई जो है, उसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, जो सबसे पहला रिकम्बिनेंट DNA बना था जिसमें हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ऐड किया था एस्टेरिशिया कोलाई में, और फिर उस एस्टेरिशिया कोलाई में जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ी DNA की भी, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ कॉपीज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बढ़ा दी एस्टेरिशिया कोलाई के अंदर। ठीक है, You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying an organism। तो 3 बेसिक स्टेप होती है कि हम जिस मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं जेनेटिकली। सबसे पहला जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायर्ड जीन। ठीक है, हमको जो DNA है उसमें हमको हमारा डिज़ायर्ड जीन ऐड करना है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मतलब कौन सा डिज़ायर्ड जीन हमको ऐड करना है DNA में वो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन इनटू द होस्ट। फिर जो हमने ये जो डिज़ायर्ड जीन हमने ऐड किया है DNA के अंदर, उसको हमको होस्ट के अंदर, होस्ट मान लो कि एस्टेरिशिया कोलाई लेट से, उसके अंदर ऐड करना। ठीक है, ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र द DNA टू द इट्स प्रोजेनी। वही जो हमने DNA जो होस्ट के अंदर डाल दिया है, मान लो कि हमारा बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमने डाल दिया है, तो उसकी जब फर्दर आगे प्रोजेनी बनेगी ना, उसके अंदर भी वो DNA ट्रांसफ़र होगा, उस चीज़ को भी मेंटेन करना। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स होती है जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं जेनेटिकली, इन 3 स्टेप्स से। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आपको एग्जाम में आए तो ये एज इट इज़ लिख के आना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, so do like this video and subscribe to our channel. Thank you.